हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीएस प्रोफेशनल पेपर नंबर 2 एडवांस टैक्स लॉज के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। इसमें हम टैक्स के अमेंडमेंट को दो पार्ट के अंदर कवर करेंगे। इस पार्ट 1 के अंदर हम कवर करेंगे जीएसटी के अमेंडमेंट्स एंड अनदर पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स। और दीज अमेंडमेंट्स आर applicable for June 2021 attempts that will be in August 2021। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या अमेंडमेंट आया है? दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड चार्जेबिलिटी। अमेंडमेंट नंबर 1, देयर इज अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। सेक्शन 2 क्लोज 114 यूनियन टेरिटरी। पॉइंट नंबर ए, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, पहले भी यही था अभी भी यही है। पॉइंट नंबर बी, दैट इज लक्षद्वीप, पहले भी यही था अभी भी यही है। सर फिर अमेंडमेंट कहाँ आया है? पॉइंट नंबर सी में, पॉइंट नंबर डी में, पॉइंट नंबर सी दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। सर पहले क्या था? अमेंडमेंट से पहले दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली ये सेपरेट यूनियन टेरिटरी थे। आफ्टर द अमेंडमेंट नाउ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली आर द वन यूनियन टेरिटरीज। सर इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि यदि ये यूनियन टेरिटरीज यदि आपस में अब सप्लाईज करते हैं तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, एस की जगह यू ही लगेगा, तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। सर पहले क्या था? पहले दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली वर डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। यदि ये आपस में सप्लाई करते थे, सप्लायर ऑफ लोकेशन यदि वन यूनियन टेरिटरी था, मतलब फॉर एग्जांपल सप्लायर का लोकेशन ये दमन एंड दीव था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यदि आपका दादर एंड नागर हवेली था तो ये क्या था, या वाइस वर्सा। तो ये अमेंडमेंट से पहले इंटर स्टेट सप्लाई था तो पहले लगा करता था आईजीएसटी। अब यदि आपस में कुछ भी सप्लाई करें, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और जब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो अब क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। दिस इज द अमेंडमेंट नंबर 1 इन द पॉइंट नंबर सी। देयर इज अमेंडमेंट इसी डेफिनेशन के अंदर पॉइंट नंबर डी में एक और अमेंडमेंट है, वो ये है कि लद्दाख, यस ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट था। जे.एंड.के अमेंडमेंट से पहले जे.एंड.के एक स्टेट था, जे.एंड.के जो स्टेट था उसी का लद्दाख पार्ट था। आफ्टर द अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर पहले भी स्टेट था, आज भी स्टेट है, लेकिन लद्दाख को स्टेट से सेपरेट करके उसे बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। इट मींस अमेंडमेंट से पहले जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यदि आपस में सप्लाई किया करते थे तो वो एक ही स्टेट का पार्ट था, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर आता था, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा करता था। आफ्टर द अमेंडमेंट नाउ यदि कोई भी सप्लाई से जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के बीच में ये की जाती है तो वन इज अ स्टेट, ये स्टेट है, और लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी। तो यदि इनके बीच में यदि अब कोई भी सप्लाईज की जाएगी तो वो इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर कवर्ड होगी, तो दैट means IGST would be applicable। बाकी यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन के अंदर और कोई चेंजेस नहीं, पहले भी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी था, आज भी वो यूनियन टेरिटरी है। पॉइंट नंबर 5, 6 दैट इज एनी अदर टेरिटरी। देयर इज नो अमेंडमेंट, देयर इज अमेंडमेंट ओनली इन द पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। वैसे आपको ये समझ में आ गया है, फिर भी अपन और एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 1, Mr. Y is registered supplier of various goods in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and as branch and UT of Daman and Diu. All the purchases are made at the main branch of the Dadra and Nagar Haveli and then the stock is transferred from the Dadra and Nagar to the branch in the Daman and Diu. The stock is transferred without consideration. However, on these supplies, Mr. Y paid GST to government as per the provision of schedule. State whether the action of Mr. Y is correct as per amended provision of law. Mr. Y is registered supplier. Mr. Y is registered supplier and having the branch number 1 in Dadar and Nagar Haveli.
and the one more branch in the Union Territory of Daman and Diu. और इन्होंने क्या किया, ऑल दी परचेज आर मेड एट द मेन ब्रांच ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, एंड यहां से यहां पे क्या किया, स्टॉक को ट्रांसफर्ड किया। ये जो स्टॉक का जो ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या ये सप्लाई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पे क्लियरली दिया हुआ है स्टॉक इज ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोविजन इन लॉ, शेड्यूल 3 शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 ये कहता है इफ देयर इज ए सप्लाई, इफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इवन विदाउट कंसिडरेशन। याद आया कि नहीं आया शेड्यूल 1? तो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि यदि कोई भी सप्लाई की जाती है डिस्टिंक्ट पर्सन में, यदि इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो दो ब्रांचेस है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो बिफोर अमेंडमेंट वो दो अलग यूनियन टेरिटरीज थे। तो अलग यूनियन टेरिटरीज में यदि आपकी ब्रांचेस हैं, तो एक पर्सन को क्या करना पड़ता है, दोनों का सेपरेट सेपरेट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अमेंडमेंट से पहले तो आपका सेपरेट सेपरेट जीएसटी में नंबर होने की, जीएसटी नंबर होने की वजह से आप डीपी थे, और डीपी होने पर इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई था, तो पहले जीएसटी लगता था, पहले जीएसटी लगता था। सर आफ्टर द अमेंडमेंट, आफ्टर द अमेंडमेंट अब क्या स्टेटस होगा, ये होगा कि दोनों की दोनों ब्रांचेस, वन ब्रांच इन द दमन एंड दीव, अनदर इज द दादरा एंड नागर हवेली, दोनों की दोनों ब्रांचेस कहाँ हैं, दोनों की जो दोनों ब्रांचेस है जिनके बीच में सप्लाईज हो रही है, बोथ इन सेम यूनियन टेरिटरी। और जब दोनों एक ही यूनियन टेरिटरीज में हैं, तो आपने कौन सा रजिस्ट्रेशन कराया होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन आपने लिया होगा, पॉइंट नंबर 1। और यदि आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो ही नहीं, और जब आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो ही नहीं, तो एज पर शेड्यूल 1 ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। और जब ये सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यदि सेम स्टेट में है, वो तो सेम यूनियन टेरिटरी है, तो सेम यूनियन टेरिटरी में होने के बाद भी यदि सप्लायर चाहे तो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकता है एज पर रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, कंप्लाइंस करते हुए, तो सप्लायर चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन यदि ले लेता है, और यदि उसने डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन यदि ले लिया है, तो वो क्या माने जाएंगे, सर वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में इवन विदाउट कंसिडरेशन, कोई नॉर्मल रूल होता है कि जब कंसिडरेशन होगा तभी सप्लाई माना जाएगा, और यदि कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में क्लियरली दिया हुआ है, लेकिन उसमें शेड्यूल 1 आता है, पॉइंट नंबर सी आता है, जो क्लियरली बोलता है कि इवन विदाउट कंसिडरेशन सर्टेन एक्टिविटीज विल बी कंसिडर एज ए सप्लाई। उनमें एक पॉइंट आता है, क्या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में यदि कोई भी सप्लाई यदि होती है तो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई है, तो ये सप्लाई मानी जाएगी। और जब ये सप्लाई मानी जाएगी तो जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो दोनों आंसर सही हैं। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आप पॉइंट नंबर 1 अप्लाई करते हो या पॉइंट नंबर 2 अप्लाई करते हो। यदि हम ये एज्यूम्ड करते हैं कि मिस्टर वाई ने एक ही यूनियन टेरिटरीज होने की वजह से यदि सिंगल रजिस्ट्रेशन को यदि कंसिडर किया है, और ये सिंगल रजिस्ट्रेशन यदि कराता है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, और जब ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है, और जब सप्लाई भी नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। Question number 2. Question number 2 is Messrs XYZ and Company, a legal consultancy firm, provides the services all across India.
it at registered place of business in the state of J&K and as a branch in the Ladakh also. On some matters, firm of the J&K provides the consultancy services to its branch Ladakh and vice versa. As J&K Ladakh before the amendment made by the Finance Act 2020 are in the same state, Messrs XYZ and company had taken only one registration and not charging any GST in the same state. ये तो पहले की बात की जा रही है अमेंडमेंट से पहले. Messrs XYZ is of the view that already registered in the GST Act. Therefore, after the amendment made by the Finance Act 2020 in the definition of Union Territory, it is not required to separate registration for both branches under GST Act. क्या आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर क्या क्लियरली कहता है और किन किन पर आपको जीएसटी लगेगा वो भी अपन देख लेते हैं. मेनली तो इन्होंने ये पूछा है क्या कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है. मुद्दे की बात तो ये है. आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस J&K में, दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस आपका कहाँ है? दैट इज इन द लद्दाख. और एक स्टेट में और एक आपका यूनियन टेरिटरी में है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में यदि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है तो अपने अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. तो इसको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा. सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. दिस इज मैंडेटरी as per section 25 रीडिंग विद द एप्लीकेबल रूल्स. तो यदि हम रूल्स के अकॉर्डिंग सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग देखें तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. और यहां पे कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेट. तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है. तो जो कंपनी के जो व्यूज़ हैं कंपनी व्यूज़ इज इनकरेक्ट. साथ ही साथ हम ये भी कवर कर लेते हैं बाकी पॉइंट्स भी जो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो भी अपन बात कर लेते हैं कि बाकी प्रोविजंस का क्या होगा. पहला पॉइंट, जब इनका रजिस्ट्रेशन सेपरेट करवाना पड़ेगा और जब रजिस्ट्रेशन सेपरेट कराना पड़ेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 क्योंकि एक स्टेट है और दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी है. तो रजिस्ट्रेशन दोनों का होगा. लद्दाख वाले प्लेस ऑफ बिजनेस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, लद्दाख के अंदर होगा. और J&K वाला जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उनका रजिस्ट्रेशन J&K के अंदर आपको कराना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि it as registered place of business in J&K and a branch in the Ladakh also on some matters firms of the J&K provide the consultancy services to its branch Ladakh and the vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि J&K के थ्रू या ली जाती है फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपका लद्दाख में है. तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. तो ये क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे. और जब ये डिस्टिंक्ट पर्सन है तो इवन विदाउट कंसिडरेशन एज पर शेड्यूल 1. तो एज पर शेड्यूल 1 क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा. और जब सप्लाई माना जाएगा तो क्या होगा? जीएसटी लगेगा. दिस इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंड बात भी हम कर लेते हैं, दैट इज एज J&K. तो अपनी बात हो गई, यहाँ पे कवर हमने कर लिया है. ठीक है, ये हमारा पॉइंट समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीएसटी आपका लगेगा. यहाँ पे कोई एजम्पशंस आपको लेने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो एजम्पशंस एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन क्योंकि एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरीज है, एक सप्लायर के पास XYZ इन कंपनी के पास
कोई भी ऑप्शन नहीं है, उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जब इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना है और जब रजिस्टर्ड सेपरेट हो गया तो डिस्टिंक्ट पर्सन है जो सप्लाई माना जाएगा एंड देन जीएसटी लगेगा एज पर शेड्यूल 1 आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 2। अमेंडमेंट नंबर 2 में बहुत बड़ा मेजर अमेंडमेंट नहीं है, माइनर अमेंडमेंट है। शेड्यूल 2 के अंदर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है। जब मैंने नॉर्मल क्लास में आपको बताया था तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है। आपको ये नहीं बताता कि क्या सप्लाई माना जाएगा और क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 2 ओनली ये कवर करता है कि यदि वो सप्लाई है एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 तो ओनली शेड्यूल 2 आपको ये बाइफरकेट करता है कि वो सप्लाई यदि है तो क्या वो गुड्स माना जाएगा या वो सर्विसेज माना जाएगा। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, शेड्यूल 2 इज नॉट फॉर डिसाइडिंग वेदर सप्लाई और नॉट। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट भी नहीं है। सभी अमेंडमेंट का है, अमेंडमेंट एक थोड़ा सा एम्बिग्यूटीज एंड कंफ्यूजन था, वही कंफ्यूजन यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दिया है पॉइंट नंबर 4 के अंदर। पॉइंट नंबर 4 का पॉइंट नंबर ए, पहले भी इसका कोई रोल नहीं था लेकिन कंफ्यूजन आ जाता था यहाँ पे इस लाइन से, वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन हो या नहीं हो वो ये सेक्शन 7(1) थोड़ी बताएगा, वो सेक्शन 7(1) बताएगा। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट ये है, इस लाइन को रिमूव किया गया, बाकी पूरा प्रोविजन वही है। प्रोविजन ये है कि यदि कोई भी बिजनेस एसेट यदि कोई भी ट्रांसफर की जाती है किसी और पर्सन को, चाहे कंसिडरेशन ए या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन ए या नहीं ये तभी सप्लाई होगा यदि वो सेक्शन 7(1) में आएगा। तो इस लाइन का कोई रोल नहीं था, तो इस लाइन को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। इसका मतलब यदि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग यदि वो सप्लाई में आ रहा है और नॉर्मली कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, बिना कंसिडरेशन के सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओनली शेड्यूल 1 के अंदर जो 4 एक्टिविटीज है तभी बिना कंसिडरेशन के सप्लाई माना जाएगा। तो सेक्शन 7(1) को ध्यान में रखते हुए यदि कोई भी बिजनेस एसेट यदि ट्रांसफर की जाती है, यदि वो सप्लाई है, तो यदि आप एसेट ट्रांसफर करोगे, यदि आप और एसेट को परमानेंट ट्रांसफर करोगे तो ऑब्वियसली वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन यदि कोई भी बिजनेस एसेट यदि आप किसी और को परमानेंटली ट्रांसफर नहीं करते हो, उसको यूज करने का राइट देते हो, अगेन इस लाइन का कोई रोल नहीं था, वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन। ये कंफ्यूजन था जो इन्होंने रिमूव्ड कर दिया है, इसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है लॉ में, क्योंकि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ये डिसाइड नहीं करता कि ये सप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई जो भी होगा वो सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंग होगा। तो वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन यहाँ पे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंसिडरेशन हो या नहीं हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सप्लाई हो। तो यदि आपने कोई भी बिजनेस एसेट यदि किसी और को यूज करने के लिए दी, किस पर्पस के लिए, फॉर द प्राइवेट यूज, यदि वो सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंग यदि वो सप्लाई है तो सप्लाई गुड्स का नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पहले भी यही प्रोविजन है, आज भी यही प्रोविजन है। ओनली अपने कंपाइलर में नोट्स में इतना चेंज कर देना कि वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन, दिस लाइन हैज बीन ओमिटेड। नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 3 इन द चैप्टर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अंदर जो अमेंडमेंट है वो इतना मेजर अमेंडमेंट नहीं है, ये हम इनडायरेक्टली कवर्ड भी कर चुके हैं कंसेप्ट के अंदर। और यहां पे सीबीआईसी ने जो कंफ्यूजन था उसको क्लेरिफाई कर दिया, लेकिन यस हमारा जो इंटरप्रिटेशन था पहले भी यही था, लेकिन फर्दर क्लेरिफिकेशन सीबीआईसी का आ गया जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। सर रिवर्स चार्ज के कौन से टॉपिक की रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है बाय द सीबीआईसी, सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू द, यदि कोई भी डायरेक्टर कंपनी का है बॉडी कॉर्पोरेट, यदि किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को यदि कोई भी सर्विसेज यदि देता है तो इज लाइबल टू पे द टैक्स अकॉर्डिंग टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सप्लायर कौन है? सप्लायर डायरेक्टर है, सप्लायर डायरेक्टर है, लेकिन डायरेक्टर टैक्स
डायरेक्टर टैक्स नहीं पे करेगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है? इट्स अ रेसिपिएंट है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, वो टैक्स पे करेगी। और ये हम ऑलरेडी डिटेल्ड में बात कर चुके हैं अपनी नॉर्मल क्लास में, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार कवर कर देता हूं कि शेड्यूल 3 के अंदर दिया हुआ है कि डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी। और जब डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज है और जब डायरेक्टर एम्प्लॉइज है तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि एम्प्लॉय की जो भी सर्विसेज है, एम्प्लॉय की जो भी सर्विसेज है वो एज पर शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं माना जाता। और जब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर फिर यहाँ पे क्या कवर है? ये अपने एग्जांपल के अंदर बात की थी, कोई भी सेटिंग फीस, यदि डायरेक्टर है, यदि एम्प्लॉय है और यदि एम्प्लॉय भी अदर देन द सैलरी फीस रेम्यूनरेशन के अलावा यदि कोई भी सेटिंग फीस या कोई भी कमीशन के यदि अमाउंट चार्ज करता है अदर देन द रेम्यूनरेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो यदि आपके द्वारा कोई भी एक्स्ट्रा चीज यदि की जाती है, यदि आप कोई भी सेटिंग फीस का या कोई भी कमीशन यदि चार्ज करते हो तो वो एम्प्लॉयर के दायरे के अंदर कवर्ड नहीं होता, तो तब जीएसटी लगेगा। और यदि तब जीएसटी यदि लगेगा तो कौन टैक्स पे करेगा? कंपनी टैक्स पे करेगी, बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी। इस सर यदि वो डायरेक्टर यदि ऑल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर यदि नहीं हो तब तो आप एम्प्लॉय हो ही नहीं। तो यहाँ पे पूरा क्लेरिफिकेशन दिया है जो मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। ऑल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और एम्प्लॉय के केस में जो रेम्यूनरेशन वाला जो पार्ट है, जो रेम्यूनरेशन जो दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा बेटा? जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा और जब ये एम्प्लॉय है तो एज पर शेड्यूल 3 इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जिन्होंने नॉर्मल वीडियोस मेरे सब्जेक्ट मतलब पूरा वीडियोस देखा है, पूरा मेरे से कोर्स लिया है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको पूरा डिटेल्ड में विद एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। यदि नॉन एग्जीक्यूटिव लेकिन ऑल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग और यदि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो ये एम्प्लॉइज है, तो इनका जो रेम्यूनरेशन वाला जो पार्ट है वो तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं माना जाता। और जब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन जो सेटिंग फीस वाला जो पार्ट है, जो कमीशन वाला जो पार्ट है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव और जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उनको हम एम्प्लॉइज नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब उनके द्वारा जो रेम्यूनरेशन, सैलरी, फीस, चार्ज जो भी लिया गया है, इन्होंने तो जो भी लेंगे, चाहे वो रेम्यूनरेशन हो, चाहे वो सेटिंग फीस हो, चाहे वो कमीशन हो, जो भी अमाउंट इनके द्वारा चार्ज किया जाता है, सप्लायर डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर? नॉन एग्जीक्यूटिव और पार्ट टाइम डायरेक्टर, ये जीएसटी नहीं पे करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ये पहले भी था, अभी भी है कि कौन जीएसटी पे करेगा? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी पे करेगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 10 जून 2020 को जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया वही क्लेरिफिकेशन आया है। तो क्लेरिफिकेशन ऑन द लेवी ऑफ जीएसटी ऑन द डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बाय द सीबीआईसी, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटीज ना हो। पॉइंट नंबर वन क्या कहता है ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, उसका ही क्लेरिफिकेशन है। रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट या ऐसे डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉइज नहीं है, यदि कंपनी के द्वारा उन डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन, सेटिंग फीस, कमीशन जो भी पे किया जाता है, या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से या ऐसे डायरेक्टर से लाइक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर, जिनको हम एम्प्लॉइज नहीं बोलते, तो इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, क्योंकि शेड्यूल 3 में एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दी वही शेड्यूल 3 के अंदर कवर है, सप्लाई नहीं माना जाता। लेकिन यदि डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टर यदि नॉन एग्जीक्यूटिव है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तो ऐसा डायरेक्टर एम्प्लॉइज नहीं माना जाता। और ऐसे डायरेक्टर के द्वारा कंपनीज को जो सर्विसेज दी जाती है वो शेड्यूल 3 में नहीं आती। शेड्यूल 3 में नहीं आती, इसका मतलब नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। जब नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर्ड नहीं है तो सप्लाई माना जाएगा, और जब ये सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो रिवर्स चार्ज के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। मतलब जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर, डायरेक्टर नहीं पे करेगा, रेसिपिएंट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगी। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन व्हिच इज डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन द सैलरीज इन द कंपनीज अकाउंट्स एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194J एज फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, मतलब सेटिंग फीस, कमीशन, मतलब ये
कि वो रेम्यूनरेशन सैलरी का पार्ट नहीं है। प्रोफेशनल लेवल में आके यदि आपने कोई सर्विसेज दी, आप डायरेक्टर हो, आप एम्प्लॉइज हो, आप फुल टाइम डायरेक्टर हो, ऑल टाइम डायरेक्टर हो, लेकिन सैलरी फीस जो रेम्यूनरेशन वाला जो पार्ट है, जो सैलरी के अंदर कवर्ड आता है, उसके अलावा जो टेक्निकल सर्विसेज के अंदर जो जाएगा, लाइक सेटिंग फीस, उसके लिए क्लियरली दिया हुआ है कि वो जो रेम्यूनरेशन है अदर देन सैलरी, उनके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन जो भी जीएसटी लगेगा वो रिवर्स चार्ज के अंदर लगेगा। और डायरेक्टर को जो सैलरी मिली है वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड होगा, और जो भी सैलरीज का जो अमाउंट है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 3 में क्लियरली मेंशन है कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्पण सिंघानिया इज ए डायरेक्टर इन द नारायण लिमिटेड। द कंपनी पेड हिम द सिटिंग फीस अमाउंटिंग टू ₹25,000 फॉर द मंथ ऑफ जैन। फर्दर सैलरी वाज पेड टू द अर्पण सिंघानिया अमाउंटिंग टू ₹1.5 lakhs फॉर द मंथ ऑफ जैन, ऑन विच TDS was also deducted as per the applicable provision under the income tax law. Tapasya and associate in which Arpana Singhania is a partner supplied certain professional services to the Narayan Limited in the month of the Jain for an amount of ₹2 lakh. Discuss the person liable to pay the tax in each of the supplies involved in the given case. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज कवर्ड है और कौन कौन सी सर्विसेज को सप्लाई के अंदर कवर किया जाएगा, ये आपको देखना है शेड्यूल 3 को ध्यान में रखते हुए, और ये जो क्लेरिफिकेशन आया हुआ है सीबीआईसी का उसको भी ध्यान में रखते हुए। अर्पण सिंघानिया ने जो अपनी सर्विसेज जो परफॉर्म की, किसको दी? कंपनी को। क्या नाम है कंपनी का? नारायण लिमिटेड। और नारायण लिमिटेड ने इसके लिए क्या दिया? दैट इज अ सेटिंग फीस, मतलब कि सर्विसेज का नाम क्या है? सेटिंग फीस के रूप में जो अमाउंट दिया, वो अमाउंट का अमाउंट कितना बेटा? दैट इज अ ₹25,000। ये डायरेक्टर है, नॉर्मल डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, बिल्कुल एम्प्लॉई है। लेकिन यदि 25,000 रुपीज की जो सेटिंग फीस है, ये रेम्यूनरेशन का सैलरी का पार्ट नहीं है, इसे डायरेक्टर को भी जो 25,000 रुपीज दिया, तो ये जो सर्विस है डायरेक्टर के द्वारा दी जा रही है, अर्पण के द्वारा दी जा रही है टू द नारायण लिमिटेड, ये सप्लाई माना जाएगा, शेड्यूल 3 में नहीं आएगा। जो सैलरी का अमाउंट दिया जाएगा वो अलग बात है। तो ये सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, 25,000 रुपीज के अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। दैट इज अ पार्ट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। इसके और कौन कौन से पार्ट है? पॉइंट नंबर 2, फर्दर सैलरी वॉज पेड, सैलरी भी दी गई है इस डायरेक्टर को काम करने के लिए। दैट इज अ ₹1,50,000। तो 1,50,000 रुपीज की जो नारायण लिमिटेड ने डायरेक्टर को सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए जो अमाउंट पे किया, तो ये क्या है? एम्प्लॉय को जो सैलरी मिली, तो एज पर शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 25,000 रुपीज पर जीएसटी लगेगा, लेकिन 1.5 लाख रुपए का जो सैलरी दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वापस से हम पॉइंट नंबर 1 पे जाते हैं, जो आपको बात ध्यान रखनी होगी। सर यदि जीएसटी लगेगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, और उसके अकॉर्डिंग टैक्स किसको पे करना है? सर नारायण लिमिटेड को टैक्स पे करना है। ठीक है, और कौन सी सर्विसेज है? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3। तपस्या एंड एसोसिएट इन विच अर्पण सिंघानिया इज ए पार्टनर। किसने? तपस्या एंड एसोसिएट ने सर्विसेज परफॉर्म्ड की। किसको दी? सर कंपनी को दी, दैट इज अ नारायण लिमिटेड को, और इसके लिए इसने अमाउंट दिया
2 लाख रुपीज का। क्या ये डायरेक्टर है? नहीं। जब ये डायरेक्टर नहीं है, एम्प्लॉय वाली पॉइंट नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो शेड्यूल थर्ड है वो अप्लाई नहीं होगा। और जब शेड्यूल थर्ड अप्लाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये सप्लाई माना जाएगा। और जब सप्लाई माना जाएगा तो क्या होगा, 2 लाख रुपीज़ के ऊपर जो भी एप्लीकेबल जीएसटी का रेट है वो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब सप्लायर, तपस्या एंड एसोसिएट। सर रिवर्स चार्ज भी क्यों एप्लीकेबल होगा, डायरेक्टर है क्या ये? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि तपस्या एंड एसोसिएट जो डायरेक्टर नहीं है, कोई दूसरा थर्ड पर्सन ने सर्विसेज दी, तो नॉर्मली कौन टैक्स पे करता है? सप्लायर ही तो टैक्स पे करता है। और जब सप्लायर टैक्स पे करता है तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज भी आपका एप्लीकेबल नहीं होगा इन द पॉइंट नंबर थर्ड, सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 2, Mr. X is accountant of the TCS Private Limited, TCS Limited. Presented their salary sheet for the month of October 2020. The accountant is of the view that no GST is payable on the salary payment as the same fall under Schedule 3rd of the Act. However, you as a auditor of the company required to analyze whether the view of the accountant is correct or not. The salary sheet of the TCS Private Limited are here. Point number 1, remuneration paid to the independent director. Remuneration paid to independent director. क्या वो एम्प्लॉय है या नहीं? सर एम्प्लॉय नहीं है, तो अदर देन एम्प्लॉय जो भी आप रेम्यूनरेशन दोगे डायरेक्टर को, तो यदि डायरेक्टर को यदि आप कोई भी रेम्यूनरेशन यदि दोगे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी लगेगा 1 लाख रुपीज पर। सेटिंग पेड टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी आपका टैक्सेबल होगा, ये भी आपका टैक्सेबल होगा, राइट। पॉइंट नंबर 3, रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो साइलेंट में आप यही मानोगे कि वो फुल टाइम डायरेक्टर है, और सेक्शन 192 के अंदर सैलरी वाला टीडीएस भी यहाँ पे कवर्ड है, 192। तो जब रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर, जब वो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को जो भी सैलरी फीस जो भी आप दोगे, रेम्यूनरेशन का अमाउंट दैट इज 50,000 रुपीज, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। रीजन शेड्यूल 3rd के अंदर कवर्ड है। पॉइंट नंबर 4, रेम्यूनरेशन पेड टू ऑल टाइम एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दीज आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। और एम्प्लॉइज को जो भी अमाउंट पे किया जाएगा शेड्यूल 3rd के अंदर कवर्ड होगा। और शेड्यूल 3rd के अंदर जो भी सर्विसेज होती है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि वो सप्लाईज नहीं है। पॉइंट नंबर 5, salaries paid to the non-executive director and part-time director, these are not employees। और जब ये एम्प्लॉइज नहीं है, अदर देन एम्प्लॉइज को जो भी अमाउंट पे की जाती है डायरेक्टर को, तो जीएसटी लगेगा। वो बात अलग है कि सप्लायर नहीं, रेसिपिएंट जीएसटी पे कर देगा, लेकिन जीएसटी लगेगा, सप्लाई माना जाएगा। रेम्यूनरेशन पेड टू अ डायरेक्टर 4 क्लियरली दिया हुआ है प्रोफेशनल सर्विसेज और टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। तो यदि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए यदि कोई भी रेम्यूनरेशन यदि पे किया जाता है, लाइक सेटिंग फीस या एनी अदर अमाउंट, तो ऑब्वियसली सेटिंग फीस अदर देन रेम्यूनरेशन यदि आपका कोई भी अमाउंट यदि पे किया जाएगा जिस पर टीडीएस 194J प्रोफेशनल सर्विसेज वाला लगेगा, इसका मतलब एम्प्लॉय को अमाउंट नहीं पे किया जा रहा, क्योंकि एम्प्लॉय के रूप में यदि अमाउंट पे करोगे तो 192 के अंदर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इसका मतलब ये अदर देन एम्प्लॉइज वाला पार्ट है। सेटिंग फीस है, एम्प्लॉइज तो है, लेकिन रेम्यूनरेशन सैलरी नहीं दिया आपने, क्या दिया उसको? टेक्निकल सर्विसेज के बदले, प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले सेटिंग फीस। सेटिंग डायरेक्टर को सेटिंग देनी पड़ती है, तो उसके लिए उनको मिलती है सेटिंग फीस। तो ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, जॉब का पार्ट नहीं है। तो 1,30,000 रुपीज़ क्या होगा? 1,30,000 रुपीज़ आपका शेड्यूल 3rd के अंदर कवर नहीं होगा, जीएसटी लगेगा। पॉइंट नंबर 7, सेटिंग फीस पेड टू ऑल टाइम डायरेक्टर, एम्प्लॉइज को भी यदि सेटिंग फीस यदि पे की जाएगी तो भी ये शेड्यूल 3rd के अंदर कवर नहीं है। डायरेक्टर को, एम्प्लॉइज को जो सैलरी दी जाएगी वो शेड्यूल 3rd के अंदर कवर्ड है। सेटिंग फीस यदि आप एम्प्लॉइज को भी दोगे, सेटिंग फीस यदि आप ऑल टाइम डायरेक्टर को भी दोगे जो एम्प्लॉइज हैं,
तो भी शेड्यूल 3 के अंदर कवर नहीं होता है, सप्लाई माना जाएगा, ये सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। और ये कंप्लीटली आपको यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और यहाँ पे अपना आ जाएगा अमाउंट, दैट इज द 2,95,000 रुपीज का टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई है। नाउ वी कम टू द अनदर चैप्टर, दैट इज द रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में काफी अमेंडमेंट्स आपको मिलेंगे जो एप्लीकेबल है आपके जून 2021 के एग्जाम्स के लिए। नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 4। अमेंडमेंट नंबर 4 इज इन रिगार्ड टू रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 8 बेसिकली एक इसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए होता है कि जिस भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो वो क्या करता है, वो रूल नंबर 8 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसे फॉलो करना होता है। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो पार्ट बी के अंदर ऑफ द फॉर्म नंबर GST REG 01 में, तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम जिन जिन पर्सन को अब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। तो जिनको आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाना है तो उनके दो बातें, या तो आप आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन का ऑप्ट करोगे या ऑप्ट नहीं करोगे। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन सबमिट करते टाइम, एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड करते टाइम, जब आप पार्ट बी फॉर्म नंबर GST REG 01 फाइल करते हो उस समय यदि आपने आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन को यदि आपने ऑप्ट किया तो आपका आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन होगा। और जब आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन होगा तभी आपको क्या मिलेगा, RC मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020 क्या प्रोविजन कहता है, वो ये कहता है वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)(d, कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है लेकिन अदर देन सेक्शन 25(6)(d, 25(6)(d किनका है, जिनको आधार नंबर ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना, जो आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट है। तो सेक्शन 25(6)(d मतलब जिनको आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन नहीं कराना, उनके अलावा यदि कोई भी पर्सन यदि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करता है और उसने ऑप्ट किया है, क्या ऑप्ट किया है, आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन, और यदि आपको आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाना है और आपने आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन यदि ऑप्ट किया है तो देन अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर व्हाइल सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स एंड द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इन सच केसेस, मतलब इन सच केसेस के अंदर आपने एप्लीकेशन कब सबमिट की है, कब माना जाएगा, द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, जिस दिन आपका आधार नंबर ऑथेंटिकेट होगा, और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द पार्ट बी ऑफ फॉर्म नंबर GST REG 01 whichever is earlier। इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी उस दिन माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस इज द रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A। Now we come to the amendment number 5 in regard with the rule number 9। rule number 9 की प्रोसीजर में काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं। रूल नंबर 9 इज, रूल नंबर 8 किसके लिए था, एप्लीकेंट के लिए था। एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, जो हमने देख लिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दी। एप्लीकेशन सबमिट कहाँ की होगी, GST कॉमन पोर्टल पे की होगी। तो GST कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली आपने क्या किया, एप्लीकेशन सबमिट कर दी इन द पार्ट बी ऑफ फॉर्म नंबर GST REG 01, देन एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। अभी तक हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, पहले भी यही था, अभी भी यही प्रोविजन है। अमेंडमेंट कितना है, अमेंडमेंट ये है कि अब तक जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 वर्किंग डेज के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जब एप्लीकेशन एग्जामिन करता है तो दो बातें होगी, या तो एप्लीकेशन प्रॉपर होगी या एप्लीकेशन नॉट इन ऑर्डर। और यदि एप्लीकेशन ऑर्डर है, सही है, प्रॉपर है, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर RC दे देता है। यार 3 वर्किंग डेज, तो पहले जो रिक्वायरमेंट थी 3 वर्किंग डेज के अंदर या तो RC दिया जाएगा या 3 वर्किंग डेज के अंदर नोटिस दिया जाएगा। तो देयर इज अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट ओनली इतना सा है, पूरा रूल नंबर 9 चेंज नहीं हुआ है। अर्लियर there was a requirement of 3 working days, now there is a requirement of 7 working days। मतलब ये कि रूल नंबर 8 के अंदर जब एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर GST REG 01 के पार्ट बी के अंदर जब सबमिट कर दिए, वेरी गुड,
तो ये एप्लीकेशन जीएसटी कॉमन पोर्टल पे फाइल हो गई, देन फॉरवर्डेड टू द एप्लीकेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। अर्लियर कितना था 3 वर्किंग डेज, अब कितना है 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा 7 वर्किंग डेज के अंदर ही एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। यदि एप्लीकेशन यदि ऑर्डर है, यदि प्रॉपर है और सब कुछ रिक्वायर्ड है, मतलब सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है, तो देन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा आरसी ग्रांट कर देगा इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 06। पहले भी यही था, मैंने पूरा वापस से कवर कर दिया, लेकिन अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है यहाँ पे ओनली इतना सा है कि पहले 3 वर्किंग डेज की रिक्वायरमेंट थी, अब 7 वर्किंग डेज की रिक्वायरमेंट है। यदि एप्लीकेशन यदि प्रॉपर नहीं है, नॉट फाउंड इन ऑर्डर, देन प्रॉपर ऑफिसर वही नोटिस देगा इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 03 फॉर सेकंड क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। देयर इज ओनली दिस मच अमेंडमेंट। 3 वर्किंग डेज की जगह अपने कंपाइलर अपने नोट्स में चेंज कर लेना 7 वर्किंग डेज, और वहीं पे आपको ये प्रोविजो इंसर्ट करना होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 2020। विद इफेक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 2020 आपको ये प्रोविजो इंसर्ट करना है। क्या? जिन पर्सन को आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाना है, जिन पर्सन को आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाना है और उन्हें आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन ऑप्ट भी किया, लेकिन आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया ही नहीं, या माना कि आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन फेल्ड नहीं हुआ हो, सेटिस्फाइड हो भी गया हो, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि दिले की मानता नहीं, हम तो आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उससे पहले फिजिकल वेरीफाई करेंगे, फिजिकल वेरीफाई किए बिना आधार नंबर से भी कुछ नहीं होता। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन। दिस प्रोविजन इज इंसर्टेड कि आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यदि ए पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25 सेक्शन 25(6)D के अलावा कोई भी पर्सन, मतलब जिनको आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाना है, fails to undergo authentications of Aadhaar number as required in the rule A सब rule number 4A। आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट किया ही नहीं, या आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन इज सेटिस्फाइड हो भी गया, द प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी deems fit to carry out physical verification। प्रॉपर ऑफिसर बोलता है with the permission of the any commissioner not below the rank of AC कि आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन होने के बाद भी हमारा दिल की मानता नहीं, हमें तो फिजिकल वेरीफाई करना है। तो इनके सच केसेस प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? डू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रॉपर ऑफिसर में डीम्स फिट। और जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो उसके 30 डेज के अंदर, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की, एप्लीकेशन सबमिट करने के 7 वर्किंग डेज, पहले 3 था अब 7 हो गया, तो 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आरसी मिल जाएगा। लेकिन यदि आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन हुआ ही नहीं, या आपने आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाया ही नहीं, आपने ऑप्ट ही नहीं किया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन फेल हुआ तब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन हो भी गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही है, करना ही करो। तो जब फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, तो जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके 30 डेज के अंदर, समझ में आया बेटा? उसके नहीं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में उसके 30 डेज बाद नहीं होगा। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो 7 वर्किंग डेज की जगह 30 डेज होगा, लेकिन वो भी कब से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। या तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? आपको आरसी दे देगा या आपको नोटिस इशू करेगा। समझ में आ गया यहां तक? नाउ ये पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है आपका। नाउ सेम, देयर इज नो अमेंडमेंट इन दिस कि अब एप्लीकेंट, क्योंकि चाहे प्रोविजो की वजह से नॉर्मली आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है? नोटिस देता है ना फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 03। तो ये एप्लीकेंट क्या करेगा? विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, देयर इज नो अमेंडमेंट। पूरा बता रहा हूं एक बार वापस से ऐसे ही। तो ये एप्लीकेंट 7 वर्किंग डेज के अंदर या तो रिप्लाई देगा या रिप्लाई नहीं देगा। यदि रिप्लाई नहीं दिया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। और यदि एप्लीकेंट ने रिप्लाई दिया और प्रॉपर ऑफिसर वापस से 2 बातें, 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स,
या तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा या प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा। यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हुआ तो ग्रांट द आरसी इन द फॉर्म नंबर जीएसटी REC 06, और यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो देन रिजेक्ट द एप्लीकेशन इन द फॉर्म नंबर GST REC 05। देयर इज अनदर अमेंडमेंट नंबर 6 इन रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5। ये तो आपको अमेंडमेंट होना ही था ड्यू टू द रीजन ऑफ रूल नंबर 9 के अंदर जो 3 वर्किंग डेज वाला रिक्वायरमेंट 7 हो गया 30 डेज वाले कंसेप्ट की वजह से। क्योंकि रूल नंबर 9(5) क्या कहता है, डीम्ड वाला कंसेप्ट। प्रॉपर ऑफिसर को पहले भी प्रोविजन था, ये वहां पे 2 पॉइंट हुआ करते थे, 3 वर्किंग डेज वाला और 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रेट ऑफ रिसिप्ट। तो सी वाला पॉइंट बी वाला पॉइंट सेम है, तो एक नया पॉइंट इंसर्ट हुआ 30 डेज वाला फिजिकल वेरिफिकेशन वाला पॉइंट। तो प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना होता है, टाइम पीरियड के अंदर काम करना होता है एप्लीकेशन सबमिट करने के 7 वर्किंग डेज के अंदर, या तो नोटिस दे दो या आरसी दे दो। आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, तो 30 वर्किंग डेज के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन यदि आपने किया तो 30 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या तो आपको आरसी देना होगा या आपको नोटिस देना होगा। आपने कोई भी एक्शन लिया ही नहीं, और जब एप्लीकेंट का रिप्लाई आता है उसके बाद तो यहां पे यही दिया हुआ, यदि प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शंस, पहले कितना था बेटा 3 वर्किंग डेज था, नाउ देयर इज 7 वर्किंग डेज, 30 डेज की रिक्वायरमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन का कंसेप्ट इंसर्ट हुआ है, और 7 वर्किंग डेज पहले भी था अभी भी था। यदि आपने इतने टाइम पीरियड के अंदर यदि कोई भी एक्शन नहीं लिया तो देन एज पर रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड with effect from 22nd December 2020. Now amendment number 7, rule number 25, new rule inserted, physical verification of business premises in the certain cases। और ये रूल नंबर 25 क्या कहता है, रूल नंबर 25 के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, where the proper officer is satisfied that physical verification of place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentications before the grant of registration or due to any reasons after the grant of registration। यदि आधार का authentication यदि फेल हो गया तो we may get such verification of place of business in the presence of said person done। और वेरिफिकेशंस करने के बाद जो वेरिफिकेशन की जो भी डिटेल्स होगी, रिपोर्ट होगी और फोटोग्राफ्स होंगे, उनको अपलोड किया जाएगा इन द फॉर्म नंबर GST REC 30 में ऑन द कॉमन पोर्टल। कितने टाइम पीरियड के अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। मतलब रूल नंबर 25 दो बातें बोलता है, यदि आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन यदि फेल हो गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ। फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद 15 वर्किंग डेज के अंदर जो आपने वेरिफिकेशन किया उसके जो रिपोर्ट है, उसके जो फोटोग्राफ्स है, वो आपको क्या करने होंगे, फॉर्म नंबर GST REC 13 के अंदर 30 के अंदर 30 के अंदर आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा ऑन द कॉमन पोर्टल। नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 8। ये अमेंडमेंट नंबर 8 सेक्शन 29 के रिगार्डिंग है। मैंने यहाँ पे पूरा सेक्शन 29 सेक्शन 1 कवर किया, लेकिन अमेंडमेंट छोटा सा है, बता देता हूं क्या है। सेक्शन 29 कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 पहले भी यही प्रोविजन था कि प्रॉपर ऑफिसर ऑन इज ऑन सुमोटो ऑन द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन। 3 ग्राउंड थे ABC, इन तीनों में से कोई भी ग्राउंड यदि एप्लीकेबल हुआ तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, या ऑन दी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। पॉइंट नंबर ए वाला ग्राउंड पहले भी था, पॉइंट नंबर बी वाला ग्राउंड भी पहले था, पॉइंट नंबर सी वाला ग्राउंड में कुछ लाइन ऐड की गई है। पहले कितना प्रोविजन था, पहले उन्हें इतना सा था कि यदि सेक्शन 22 और 24 के अंदर यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होते तो देन ऑन दी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन या प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया जो रिक्वायर्ड भी था कि यदि मैं वॉलंटरी रजिस्टर्ड हूं, यदि मैं सेक्शन 25 सेक्शन 3 के अंदर यदि वॉलंटरी रजिस्टर्ड हूं और मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन से यदि ऑप्ट आउट किया तो भी मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं। तो ऑन दी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन या प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो यदि कोई वॉलंटरी रजिस्टर था और उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन से अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया तो भी उसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अमेंडमेंट नंबर 9 इन दिस अमेंडमेंट नंबर 9 देयर इज अमेंडमेंट इन द रूल नंबर 21। तो रूल नंबर 21 पहले भी था कि प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो, ये ऑन इज सुमोटो के लिए एप्लीकेबल होता है कि प्रॉपर ऑफिसर ऑन सुमोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो पॉइंट नंबर ए पहले भी था, बी भी था, सी भी था।
ए में क्या है, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, इशू द इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटिंग के जो मेजर्स हैं वो आपने वॉयलेट किए हों। रूल नंबर 10 है, बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो आपने पर्टिकुलर्स फर्निश नहीं किए हों, उनको वॉयलेट किया हो। ये 4 पॉइंट तो पहले भी थे, 3 नए पॉइंट और इंसर्ट किए गए, ई, एफ और जी। ई क्या कहता है कि सेक्शन 16 आपको बताता है आईटीसी कैसे लेना होगा। यदि आपने सेक्शन 16 के प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन करते हुए यदि आपने आईटीसी लिया तो हम आपका आईटीसी नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है यदि आपने आईटीसी गलत तरीके से लिया हो, यदि आपने सेक्शन 16 के जो प्रोविजन है आईटीसी लेने के उनको आपने वॉयलेट किया हो, कॉन्ट्राविन किया हो। पॉइंट नंबर एफ, furnishes the details of outward supplies in the GSTR 1 under section 37 for the one or more tax period which is in excess of outward supplies declared by him in the section 39। तो सेक्शन 39 के अंदर जो भी आपके द्वारा रिटर्न फाइल की जाती है और जो आपने GSTR 1 सेक्शन 37 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स दिया, ये दोनों आपस में क्या कर रही है, मैच नहीं कर रही है, इन एक्सेस ऑफ। मतलब सेक्शन 37 की जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स है वो ज्यादा है, इन एक्सेस ऑफ दी डिटेल्स है जो आप फाइल करते हो, जो आपने रिटर्न फाइल की है या आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स आपने बताई है इन द रिटर्न ऑफ सेक्शन 39 फॉर दैट टैक्स पीरियड। एंड पॉइंट नंबर जी, रूल नंबर 86 भी एक नया रूल इंसर्ट किया गया इन द आईटीसी। लेकिन ये रूल नंबर 86 भी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो बच्चे जून 2021 वाले एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं है। रूल नंबर 21 तो एप्लीकेबल है, लेकिन रूल नंबर 86 भी आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर ये अमेंडमेंट हम कवर नहीं करेंगे, रूल 86 भी नहीं पढ़ेंगे, नया रूल इंसर्ट हुआ है क्योंकि दिस इज नॉट नोटिफाइड अप टू 31 दिसंबर 2020 और हमें 31 दिसंबर 2020 के ही अमेंडमेंट पढ़ने हैं। लेकिन रूल नंबर 21 का पॉइंट नंबर जी आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि रूल नंबर 86 बी के प्रोविजंस को यदि आपने कॉन्ट्राविन किया, वैसे प्रोविजन क्या थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं क्योंकि रूल नंबर 21 तो आपको पढ़ना ही है ना, इसलिए बाकी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रूल नंबर 86 बी का हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जून 2021 के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। यदि किसी को नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, सेपरेट वीडियो मेरी YouTube पे अपलोडेड है, उसमें आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा। लेकिन जून 2021 के एग्जाम्स के लिए रूल नंबर 86 बी का डिटेल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। सर ये क्या है रूल 86 बी? ये कहता है कि आउटवर्ड सप्लाईज पर आपको टैक्स पेएबल होता है, इनवर्ड सप्लाईज पर आपको आईटीसी मिलता है। यदि आपको आईटीसी है, आईटीसी अवेलेबल है, तो आप पूरा का पूरा टैक्स आईटीसी को यूज करके कर सकते हो। अभी तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। नाउ फॉर सर्टेन रजिस्टर्ड पर्सन, नॉट फॉर एवरी पर्सन, ओनली फॉर सर्टेन रजिस्टर्ड पर्सन, वो अपना आईटीसी 99% यूज कर सकते हैं जीएसटी पे करने के लिए फॉर एनी टैक्स पीरियड। इसका मतलब आईटीसी होने के बावजूद भी, आईटीसी का बैलेंस होने के बावजूद भी 1% आपको इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर से पे ही करना पड़ेगा। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे नहीं। और यदि आपने रूल 86 बी के प्रोविजंस को यदि कॉन्ट्राविन किया तो प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। Now we come to the amendment number 10. Amendment number 10 is rule number 21A। याद आया रूल नंबर 21A पहले भी था अभी भी है, इसमें कुछ नए रूल्स इंसर्ट किए गए, सब रूल्स। रूल नंबर 21A किसके रिगार्डिंग है? जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देता है? सस्पेंशन, सस्पेंड कर देता है। तो रूल नंबर 21A इज इन रिगार्ड टू सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन, वो पहले भी था अभी भी है, but there is some sub rules inserted। तो रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 2A with effect from 22 December 2020 सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी हमने बात की ना रूल नंबर 21 में कि प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। लास्ट सेकंड पॉइंट, यदि आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाईज तो सेक्शन 39 सेक्शन 37, तो सेक्शन 37 के अंदर जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश की है और जो जीएसटीआर 3B के अंदर सेक्शन 39 के अंदर जो आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश करते हो, दोनों क्या है? यदि मैच नहीं करती
तो वही वाला पॉइंट दिया हुआ है कि उस ग्राउंड पे ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड होगा। तो जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता प्रॉपर ऑफिसर आपका क्या करता है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन कंपेरिजन ऑफ रिटर्न्स और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, मतलब आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स के अंदर डिफरेंसेस हो, या आईटीसी जो आपने लिया, क्योंकि जब आप आईटीसी लेते हो तो जीएसटीआर 2A ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है कि आपका आईटीसी कितना बनता है, और जो आपने आईटीसी ले रहे हो जीएसटीआर 3B के अंदर, तो जो आईटीसी लेने के अंदर डिफरेंसेस आ रहा हो या आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स के अंदर डिफरेंसेस आ रहा हो, तो ऐसे डिफरेंसेस आने पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के लिए आप लाइबल हो। रूल नंबर 21 में हमने बात किया था, और जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता, इस रजिस्ट्रेशन शैल बी सस्पेंडेड, द पर्सन शैल बी इंटीमेटेड इन द फॉर्म नंबर जीएसटी REG 31 और बाय सेंडिंग ए कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल आईडी हाईलाइटिंग द डिफरेंसेस, कि ये डिफरेंसेस है। आपने अपने GSTR 1 में अंडर सेक्शन 37 के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स है वो इतना है, और अभी आप GSTR 3B जो फाइल किया आपने आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स कम दिया, तो ये डिफरेंसेस जो आपका आ रहा है, या आईटीसी के अंदर जो डिफरेंसेस आ रहा है, जो आपका आईटीसी बन रहा है, जो 2A के अंदर जो आ रहा है, और जो आपने GSTR 3B के अंदर जो आपने आईटीसी क्लेम्ड किया, वो दोनों के अंदर ये डिफरेंसेस आता है। तो डिफरेंसेस आने पर ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रूल नंबर 21 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना लाइबल है। तो जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता तो प्रॉपर ऑफिसर आपका क्या करता है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। दिस इज द रूल नंबर 21A, सब रूल नंबर 2A। देयर इज अनदर rule number 21 is sub rule number 3A again inserted with effect from 22nd December 2020। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, during the period of registration suspension, जितने पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है उतने पीरियड में यदि आपका कोई रिफंड भी यदि बनता है तो भैया हम आपको रिफंड ग्रांट नहीं करेंगे। रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 3A, नो रिफंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। A registered person whose registration has been suspended by the proper officer under rule number 21A, कोई भी ग्राउंड हो, यदि आपका रजिस्ट्रेशन यदि आपका सस्पेंड हो रहा है तो उतने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, आपको किसी भी तरह का कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। वी कम टू द अनदर चैप्टर, दैट इज रिटर्न्स। रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर क्या अमेंडमेंट है, नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 12। एक ही अमेंडमेंट है रिटर्न वाले चैप्टर में से। हमें जो रिटर्न फाइल करनी होती है, हमें रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है सर? इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करनी होती है, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिकली जो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जो ऑनलाइन आपको जो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उसी के रिगार्डिंग एक क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है बाय द रूल नंबर 67A। ये रूल नंबर 67A क्या कहता है, वो ये कहता है ना, सारी रिटर्न नहीं, जो भी रिटर्न फाइल करनी है वो आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन यदि आपकी रिटर्न नील रिटर्न हो, नील स्टेटमेंट हो, या नील डिटेल्स आपको फाइल करनी हो, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स के लिए हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स रिटर्न्स, या जो कंपोजिशन वाली जो पर्सन्स होते हैं, कंपोजिशन की जो रिटर्न जाती है, दैट इज अ स्टेटमेंट। तो यदि वो रिटर्न्स या वो डिटेल्स या वो रिटर्न या वो डिटेल्स या वो स्टेटमेंट यदि नील है, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है वो इलेक्ट्रॉनिकली फर्निशिंग इंक्लूड्स एसएमएस फैसिलिटी। मतलब जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो हमने बात की थी ना, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, मोबाइल नंबर वैलिडेट भी होता है रूल नंबर 8 के अंदर, याद आ रहा होगा आपको। तो रूल नंबर 67 यही कहता है। तो रूल नंबर 67A, मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स या डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाय एसएमएस फैसिलिटी। क्योंकि रिटर्न जो आपको फाइल करनी है, जो डिटेल्स आपको जो फाइल करनी हो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन फाइल करनी है, तो ये रूल नंबर 67A ये कहता है कि ऑनलाइन इंक्लूड्स, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो आप इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन जो मेल्स के थ्रू आप जो फर्निश करोगे, दैट विल इंक्लूड बट नॉट इन केस ऑफ एवरी रिटर्न। यदि आपको टैक्स रीपे करना है तब ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा।
जैसे आपका आउटपुट टैक्स पेएबल है 40,000 रुपीज का, यदि आपका आउटपुट टैक्स पेएबल है 40,000 रुपीज का और आपका आईटीसी अवेलेबल है 40,000 रुपीज का, तो आपकी रिटर्न कौन सी हो गई? निल रिटर्न हो गई, क्योंकि फाइनली आपको टैक्स नहीं पे करना। आउटपुट टैक्स पेएबल है लेकिन आईटीसी यूज करने की वजह से जो आपका नेट जो टैक्स पेएबल है, यदि नेट टैक्स पेएबल निल है तो उसे क्या बोलते हैं? निल रिटर्न। तो ये जो रूल नंबर 67A, ये जो एसएमएस फैसिलिटी की जो बात कर रहा है, ये सारे रिटर्न्स के लिए बात नहीं कर रहा है, सारे डिटेल्स के लिए बात नहीं कर रहा है, सारे स्टेटमेंट के लिए बात नहीं कर रहा है, ये ओनली उन्हीं रिटर्न्स को कवर करता है, उन्हीं डिटेल्स और आउटवर्ड सप्लाईज को कवर करता है जो निल हो। समझ में आया? एक बार हम देख लेते हैं रूल नंबर 67A और इसका फर्स्ट लाइन, बाहर में जाए कोई भी प्रोविजंस नॉट विद एनीथिंग कंटेन्ड इन द चैप्टर ऑफ कौन सा? रिटर्न्स। तो रिटर्न के सारे प्रोविजन बाहर में जाए, क्योंकि रिटर्न क्या बोलता है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, सारे प्रोविजंस बाहर में जाए। हम क्या कह रहे हैं? सुनो, फॉर ए रजिस्टर्ड पर्सन, कोई रिटर्न कौन फाइल करता है? रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए कौन से रिटर्न? निल रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन द फॉर्म नंबर GSTR 3B। फॉर्म नंबर GSTR 3B अंडर सेक्शन 39 आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो रिटर्न आपकी निल रिटर्न हो। मतलब आपका कोई भी टैक्स पीरियड, यदि कोई भी टैक्स पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर की बात करो, दिसंबर की बात करो, जनवरी की बात करो, तो जो भी आपका टैक्स पीरियड है, वो टैक्स पीरियड का यदि आपका आउटपुट टैक्स पेएबल और आईटीसी अवेलेबल यदि सेम हो गया, मतलब नेट टैक्स पेएबल यदि आपका निल है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? निल रिटर्न। तो यदि आप GSTR 3B फाइल करते हो निल रिटर्न की, या GSTR 1 यदि आप आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फाइल करते हो निल, और यदि GST CMP 08 के अंदर जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उसे निल स्टेटमेंट दिया है किसी भी टैक्स पीरियड के लिए, तो ये रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है? इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो क्या दिया हुआ है? एनी रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग शैल इंक्लूड फर्निशिंग ऑफ दिस रिटर्न। कौन से रिटर्न की बात हो रही है? ये वाली। कौन से रिटर्न? निल रिटर्न, निल डिटेल्स और निल स्टेटमेंट। ये रूल नंबर 67 सारी रिटर्न, सारी डिटेल्स और सारी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा। यदि आपका टैक्स यदि बनता है तो आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपका किसी भी टैक्स पीरियड में यदि आपका टैक्स बनता ही नहीं है तो निल रिटर्न फाइल करते हो, निल डिटेल्स और आउटवर्ड सप्लाईज देते हो, क्योंकि आपके आउटवर्ड सप्लाईज है ही नहीं, या आपका कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का भी टैक्स नहीं बनता, तो निल स्टेटमेंट यदि वो दे रहा है किसी भी टैक्स पीरियड के लिए, तो उस टैक्स पीरियड के लिए यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन ऐसी निल स्टेटमेंट, निल डिटेल्स या निल रिटर्न फाइल करता है, तो वो एसएमएस फैसिलिटी के थ्रू, कैसे बेटा? वो एसएमएस फैसिलिटी के थ्रू क्या कर सकता है? यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रिटर्न फाइल कर सकता है। एंड द रिटर्न्स और आउटवर्ड सप्लाई शैल बी वेरीफाइड बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेस्ड ऑन द OTP फैसिलिटी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ईमेल के थ्रू आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका निल डिटेल से, निल रिटर्न से या निल स्टेटमेंट है तो आप एसएमएस फैसिलिटी के थ्रू रिटर्न फाइल करना अलाउड है। राइट? दिस इज द रूल नंबर 67A। नाउ वी कम टू द अनदर चैप्टर, दैट इज द चैप्टर ई-वे बिल। ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, जनरल पॉइंट है यहाँ पे ई-वे बिल के रिगार्डिंग। देयर इज अनदर अमेंडमेंट। पहले जो रिक्वायरमेंट थी कि आपको जो ऑब्टेन करना पड़ता था इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो वॉलेंट्रीली ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन नाउ देयर इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड प्रोड्यूसिंग QR कोड दैट फॉर वेरिफिकेशन। This is amendment number 13. Now we come to another chapter, that is a payment of GST. Amendment number 14, section 50 subsection 1. Section 50 subsection 1 में तो कोई amendment नहीं है, लेकिन उसका जो proviso है that is a newly inserted. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है कि जो अपन टैक्स पे करते हैं उसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या पॉइंट होगा, तो आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कोई भी टैक्स पीरियड है, डेट इज मई 2021 और मई 2021 के अंदर जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, उन आउटवर्ड सप्लाईज पे आपका टैक्स पेएबल
फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज, और आपका जो आईटीसी जो मई का मिलता है दैट इज फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज, तो यहाँ पे सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 बिल्कुल क्लियर करता है कि जो 1,00,000 रुपीज का जो ग्रॉस टैक्स पेएबल है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा, जितना अमाउंट नहीं पे किया गया, जो अमाउंट पे करना बनता है, टोटल टैक्स पेएबल आपका 1,00,000 रुपीज है, लेकिन आईटीसी आप यूज कर लोगे तो आईटीसी यूज करने के बाद जो नेट टैक्स पेएबल है वो कितना है 30,000 रुपीज। तो नेट जो टैक्स पेएबल है वो है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज का आपको टैक्स पे करना है, और यदि 30,000 का टैक्स, मई का टैक्स आप कब पे करोगे 20 जून फॉर एग्जांपल, और 20 जून तक यदि आपने टैक्स नहीं पे किया, मई का टैक्स यदि आपने 20 जून तक यदि नहीं पे किया तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा जब तक ये अमाउंट ड्यूज रहती है। और इंटरेस्ट का रेट हमने क्या डिस्कस किया था, आपको ऑलरेडी पता है 18% पर एनम। एक बार हम रीड कर लेते हैं, ये प्रोविजन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट भी नहीं है। प्रोविजन न्यूली इंसर्टेड है, वो हम एक बार देख लेंगे। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट और रूल्स में देयर अंडर but fails to pay the tax or any part thereof to the government within the time period prescribed। मई का टैक्स यदि आपको जून में यदि पे करना है 20 जून तक, और यदि आपने 20 जून तक यदि आपने टैक्स नहीं पे किया, then for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, जितने पीरियड के लिए वो टैक्स नहीं पे किया गया, उतने पीरियड के लिए आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो भी रेट नोटिफाइड है, और 18% से ज़्यादा रेट नहीं होगी, और प्रेजेंटली जो नोटिफाइड रेट है बाय द गवर्नमेंट दैट इज 18%, तो 18% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा पर एनम। यदि आपने 10 दिन का यदि डिले किया है तो आपको क्या करना होगा, इंटू 10 डिवाइड बाई 365, 18% का इंटरेस्ट आपका लगेगा। प्रोविजो क्या कहता है जो न्यूली इंसर्टेड है, वो ये कहता है कि ये जो पॉइंट है प्रोविजो, वो किसके रिगार्डिंग है, रिटर्न के रिगार्डिंग है। यदि आपको फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ नवंबर 2021, यदि नवंबर 2021 की आपको फॉर एग्जांपल रिटर्न फाइल करनी है, और यदि नवंबर 2021 की रिटर्न यदि आपको फॉर एग्जांपल 28 दिसंबर 2021 को यदि फाइल करनी है, फर्निश करनी है, और यदि आपने फर्निश नहीं किया तो देयर इज ए प्रोविजो क्या कहता है, जितना भी टैक्स अब आप इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के थ्रू पे करोगे, उतने ही टैक्स पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 18% पर एनम। आई रिपीट, दिस न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन ये कहता है कि यदि आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है, यदि आपने ड्यू डेट तक यदि रिटर्न फाइल नहीं की और ड्यू डेट के बाद यदि आपने रिटर्न फाइल की, तो जितना भी टैक्स आप इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के थ्रू पे करोगे, उसने टैक्स पर आपको 18% का क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक बार हम रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड। फॉर एग्जांपल नवंबर 2021 के अंदर जो भी आपने सप्लाईज की, आउटवर्ड सप्लाईज की, उन आउटवर्ड सप्लाईज पर जो भी आपका टैक्स बनता है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फॉर एग्जांपल नवंबर 2021 एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड, मतलब ये कि रिटर्न के अंदर ये आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स आपने मेंशन कर ली, लेकिन रिटर्न आपने फाइल की 20 दिसंबर की जगह जनवरी या फरवरी में। रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। मान लो सेक्शन 39 में आपको 20 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करनी है, और आपने 20 दिसंबर के बाद यदि आपने रिटर्न फाइल की, एक्सेप्ट छोड़ के यदि कोई रिटर्न यदि आपको फर्निश करनी हो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग के बाद यदि आपने कोई रिटर्न फाइल किया तो वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। नॉर्मली रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद यदि आप रिटर्न फाइल करते हो,
जिस टैक्स पीरियड के लिए उस टैक्स पीरियड की आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जो भी आपने मेंशन की है उसके रिगार्डिंग जो भी आपका टैक्स बनता है, तो इंटरेस्ट ओनली उतने ही पार्ट पे लगेगा, उतने ही पोर्शन ऑफ टैक्स पे लगेगा जितना आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे किया है। तो जितना टैक्स आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करोगे उतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट हम ऑलरेडी सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में देख चुके हैं, 18% पर एनम। Question number 1. In the month of November 2021, Mr. Rahim has made outward supplies of 20 lakh rupees on which he has to pay a tax at the rate 18%, 1,80,000 rupees. 18% GST का रेट है 1,80,000 रुपीज। करेक्ट कर लो, कितना अमाउंट आएगा बेटा? 20 लाख का 18%। इसको एक काम करो 10 लाख रुपीज कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स है, आउटवर्ड सप्लाईज की जो अपनी डिटेल्स है, दैट इज 10 लाख रुपीज। ये आपका 10 लाख रुपीज है। तो 10 लाख रुपीज पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल है 1,80,000 रुपीज। तो आपका जो टैक्स पेबल का जो अमाउंट है, टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज दैट इज 10 लाख का 18% दैट इज 1,80,000 रुपीज का आपका टैक्स पेबल है। कौन से मंथ की बात हो रही है? नवंबर 2021 मंथ। एंड द ITC अवेलेबल फॉर द नवंबर 2021 मंथ दैट इज 1,40,000 रुपीज का आपका ITC अवेलेबल है। तो नेट टैक्स पेबल आपका जो है दैट इज अ ड्यू अमाउंट दैट इज 40,000 रुपीज का आपका टैक्स ड्यू बनता है। और ये नवंबर का टैक्स आपको जो पे करना था, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स कितना दिया हुआ है बेटा? दैट इज 20 दिसंबर 2021। मतलब बोले तो नवंबर का टैक्स आपको 20 दिसंबर तक पे करना है। 40,000 रुपीज का आपका नेट टैक्स पेबल है। और अभी हमने देख ही लिया सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 क्लियरली बोलता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, पहले भी यही प्रोविजन है, अभी भी यही प्रोविजन है, बिल्कुल सेम प्रोविजन से कि जो आपका नेट टैक्स पेबल होगा, जो अमाउंट आपका ड्यू होगा दैट इज 40,000 रुपीज के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो इंटरेस्ट लगेगा 40,000 रुपीज के अमाउंट पर। इंटरेस्ट का रेट हमें ऑलरेडी पता है दैट इज 18% पर एनम। सर कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? ये टैक्स का अमाउंट आपको 20 दिसंबर को पे करना है। और जबकि आपने पे किया है 5th Feb 2022, तो 5 फरवरी 2022 को आपने टैक्स पे किया, लेकिन आपको पे करना था 20 दिसंबर 2021 को। सर कितने दिन का डिले किया इसने? सर इसने डिले किया 21 दिसंबर 2021। नेक्स्ट डे से आपका मीटर चल पड़ेगा। कब तक? जब तक वो पे नहीं कर देता 5 फरवरी 2022। सर कितने दिन हुए? दिसंबर के 11 दिन, दिसंबर के 11 दिन, जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 5 डेज। कितना हुआ बेटा? 42 + 5 दैट इज 47। तो 47 डिवाइडेड बाय 365 दैट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। 40,000 इंटू 18% इंटू 47 डिवाइडेड बाय 365, 927 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना है। तो ये हमारे जीएसटी के अमेंडमेंट्स थे दैट इज एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम्स। आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय टू ऑल ऑफ यू।